हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न नंबर 1 के भाग सी, डी और ई को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने भाग ए और बी को हल करा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित के लिए कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम सी भाग को करेंगे। तो सी भाग में हमसे क्या कहा गया है कि 62,500 रुपए पर 1/2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, हम कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें जो दिया है वो हम लिख लेंगे। तो हमें सबसे पहले 62,500 रुपए दिया है, तो ये हमारा क्या है, मूलधन है, जिसे हम इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं और इसे हम पी से दिखाते हैं। तो ये हमारा कितना है, 62,500 रुपए। अब इसके अलावा हमें और क्या दिया है, हमसे कहा गया कि 8% वार्षिक दर से, यानी जो 8% है ये दर है, जिसे इंग्लिश में हम रेट कहते हैं और आर से दिखाते हैं। तो ये हमारा है 8%। इसके अलावा हमें टाइम दिया गया है 1/2 वर्ष। टाइम यानी कि समय, इसे हम टी से दिखाते हैं। तो ये हमारा है 1/2 वर्ष। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमसे कहा गया है कि 62,500 रुपए पर 1/2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर। अब यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हमसे कहा गया है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर। बाकी के इससे पिछले वाले जो हमारे ए और बी भाग था उसमें हमसे कहा गया था कि वार्षिक रूप से संयोजित करने पर, लेकिन इसमें हमसे कहा गया है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर। तो अर्धवार्षिक रूप का मतलब क्या है कि हमें एक साल में 2 बार देना पड़ेगा। ठीक है, अर्धवार्षिक का मतलब यही है कि एक साल में 2 बार देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जब भी आपके क्वेश्चन में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने की बात की जा रही हो तो इसमें बस आपको 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखना है कि जो रेट हमें दिया गया होता है उसका हम आधा कर देंगे और जो टाइम दिया गया होता है उसको हम दुगना कर देंगे। अब ऐसा हम क्यों करेंगे ये मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि देखिए हमसे कहा गया है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर, तो अर्धवार्षिक रूप का मतलब क्या है कि हमें एक साल में 2 बार देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमें ये रेट दिया गया है 8%, ये क्या है, वार्षिक दर से है, यानी कि एक साल का 8% लगता है, लेकिन हमें एक साल में 2 बार देना पड़ रहा है। तो इसीलिए इसी का हमें आधा करके देना पड़ेगा, यानी कि 4% करके हमें 2 बार एक साल में देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने की बात की जा रही हो तो हम रेट को क्या करते हैं, आधा करते हैं। और टाइम को दुगना क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एक ही साल में 2 बार देना पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये डबल हो जा रहा है, एक ही साल में हमें 2 बार देना पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर 1 का दुगना हो गया 2। तो इसी तरह से जो हमें टाइम दिया गया होता है क्वेश्चन में उसका हमें दुगना करना पड़ता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये रेट दिया गया है इसको हम सबसे पहले आधा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आधा। कैसे करते हैं, इसके लिए हम इस 8% में 2 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4%। ठीक है, इसी तरह से जो टाइम है इसको दुगना करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले इसको हम, ये मिश्रित भिन्न में है, इसको साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3, तो ये हो गया 3/2। अब इसमें हमें क्या करना है, दुगुना करना है इसका, तो इसीलिए 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा 3 वर्ष। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि रेट को आधा कर दिया और टाइम को दुगना कर दिया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप बस इतना ध्यान रखना कि जब भी आपका अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने की बात की जा रही हो क्वेश्चन में, तो आप हमेशा रेट को आधा कर देना और टाइम को दुगना कर देना, बस। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम कुल राशि ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ये हमारे पास है ए बराबर, यानी कि अमाउंट बराबर पी से प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे में 100 की घात n। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें सबका मान रखेंगे। तो P यानी कि मूलधन, ये हमारा है 62,500 ब्रैकेट में 1 प्लस आर, आर यानी कि रेट, तो ये है 4
बटे में क्या है 100 और घात n है, n का मतलब टाइम यानी कि समय, तो ये हमारा है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 62,500, ये कट जाएगा हमारा, ये दोनों हमारे 4 के पारे से कटेंगे, ये 1 बार में और ये 25 बार में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बचा ब्रैकेट में 1 + 1 बटे में 25। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ऊपर है 1 बटे में क्या है 25 और इसकी घात 3। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको तो एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लेकर और एलसीएम करके कर सकते हैं, नहीं तो इसका एक इजी तरीका ये है कि आप 25 का 1 से गुणा करेंगे, 25 से कम 25 हो गया और ये 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 26 बटे में 25 है तो इसको एज इट इज लिखेंगे घात 3। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये 62,500 एज इट इज, यहाँ पर 26 बटे 25 की घात 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि जिस किसी भी संख्या की घात 3 होता है तो उसको हम 3 बार लिखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको भी हम 3 बार लिखेंगे इस तरह से, 26 बटे 25 गुणा में 26 बटे 25 गुणा में 26 बटे 25। अब देखिए ये हमारे कटेंगे, ये सबसे पहले 25 से कम 25 और ये हमारा 25 के पहाड़े से कितनी बार में कटेगा, ये हो जाएगा हमारा, ये पूरा कट जाएगा हमारा 2500 बार में। ठीक है, फिर से ये 25 से कम 25 और ये हमारा 25 के पहाड़े से 100 बार में कट जाएगा और फिर ये हमारा 25 से कम 25 और ये 25 चौके 100। ठीक है, तो ये हमारा नीचे का पूरा कट गया। अब देखिए क्या बच रहा है, ऊपर ये 4 गुणा में ये बच रहा है 26 गुणा में 26 गुणा में 26, तो ये हमारे पास बच गया। अब इनका हम क्या करेंगे कि गुणा कर लेंगे, 4, 26, 26 और 26 का। तो जब आप इन चारों का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 70,304, यानी कि यही आपका अमाउंट है। ठीक है, 70,304 रुपए, तो ये हमारा हो गया कुल राशि यानी कि अमाउंट। ठीक है, इसको मैं जरा ठीक से लिख देता हूं, ये हमारा है 70,304 रुपए, तो ये हो गया हमारा कुल राशि। तो ये तो अभी हमने कुल राशि बताया है, अभी हमें चक्रवृद्धि ब्याज भी बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI, तो ये हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो अमाउंट होता है यानी कि कुल राशि, इसमें से हम मूलधन यानी प्रिंसिपल को घटा देते हैं। तो अमाउंट कितना है, ये रहा हमारा 70,304। अब इसमें से हम घटाएंगे मूलधन, तो मूलधन है 62,500। तो देखिए 70,304 में से 62,500 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर घटा के देख लेते हैं, ये हमारा 4, ये 0, ये 8 बचेगा, यहाँ पर 9 में से 2 घटेगा 7, यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो ये आ रहा है 7,804 रुपए। ठीक है, यानी कि ये आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और ये आ गया कुल राशि, तो यही दोनों हमारे आंसर है। तो इस तरह से भाग सी का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम भाग डी को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, भाग डी में हमसे क्या कहा गया है कि 8,000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर। तो देखिए इसमें भी सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो हम लिख लेंगे। तो हमें इसमें मूलधन जो है वो कितना दिया है, 8,000 रुपए। इसके अलावा हमें जो रेट है यानी कि दर जो है ये दिया गया है 9% और जो टाइम है ये हमें कितना दिया है, 1 वर्ष। ठीक है, अब इसमें भी ध्यान दीजिए, हमसे कहा गया है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर, यानी कि इसमें भी हमारा क्या है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो रेट है इसको हम आधा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 9/2। अब ये कटेगा नहीं तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे, यानी कि 9/2% हो जाएगा। और जो टाइम है इसका दुगना कर देंगे, तो इसमें हमारा ये 1 है, इसका दुगना करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, तो हमने रेट को आधा और टाइम को दुगना कर दिया। अब क्यों किया है ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही समझा दिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम कुल राशि ज्ञात करेंगे। तो उसका सूत्र होता है हमारे पास A यानी कि अमाउंट बराबर P से प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे में 100 की घात N।
अब इसमें सबका मान रखेंगे तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 8000 और ये 1 प्लस रेट कितना है, ये है 9/2 और बटे में पहले से ही यहाँ पर 100 है तो इसको लगा देंगे और घात n की जगह पर क्या लेंगे टाइम यानी कि 2। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये तो 8000 एज इट इज आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पर ये सबसे पहले हमारा कट नहीं रहा है ये, तो इसको तो हमें गुणा करके लिखना पड़ेगा। 1 प्लस 9/2 गुणा 100 200, ठीक है, और घात 2। अब आगे करते हैं तो ये 8000 एज इट इज रहेगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे। सबसे पहले 200 का 1 से गुणा तो ये आ जाएगा 200 एकम 200 प्लस 9 तो ये हो जाएगा 209/200 घात 2। अब इसको कैसे करेंगे हम, तो आगे हम यहाँ पर इसको तो एज इट इज लिखेंगे। अब 209/200 की घात 2 है तो ये हमारा 2 बार लिखा जाएगा, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 2 बार, तो ये हो गया हमारा इस तरह से। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर हमारा ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और ये 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो कटेगा। इसके अलावा देखिए ये 2 एकम 2 2 चौके 8 कट जाएगा और ये 4 एकम 4 4 पंजे 20 ये भी कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, ध्यान दीजिए ऊपर यहाँ पर 209 गुणा 209 बच रहा है, यानी कि अब हमें इस 209 और 209 का गुणा करना है। तो जब आप 209 और 209 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 43,681 और बटे में ये 5 है तो इसको उतार देंगे। अब आपको क्या करना है कि जो ये 5 है इससे आपको 43,681 में भाग करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करके आपको दिखा देता हूँ ताकि कोई डाउट ना रह जाए। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 43,681। अब ये हो जाएगा 5 अठे 40 3 बचा, ये 6 उतारेंगे तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35। अब 1 बचेगा, ये 8 उतरेगा तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 3 बचा, ये 1 उतारेंगे 5 छिक 30 हो गया, 1 बचा। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम अपनी तरफ से 0 लगाएंगे तो इसके बदले में यहाँ पर पॉइंट आएगा। अब ये हो जाएगा 5 दूना 10, अब 0 0 आ गया। अब देखिए आंसर क्या रहा है हमारा 8736.2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 8736.2। तो ये जो है यही हमारा अमाउंट है, यानी कि कुल राशि 8736.2 रुपए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुल राशि। अब हमें और क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे बताते हैं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो कुल राशि होता है यानी कि अमाउंट, इसमें से हम मूलधन को घटा देते हैं। तो अमाउंट हमारा कितना है 8736.2, इसमें से हम घटा देंगे मूलधन यानी 8000, तो क्या बचेगा। देखिए सबसे पहले आप इस पॉइंट वाले को भूल जाइए। मान लीजिए 8736 है और ये 8000 है, तो 8736 में से 8000 घटाएंगे तो 736 ही बचेगा। अब इस पॉइंट 2 को यहाँ पर लगा दीजिए तो ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 736.2 रुपए, ठीक है। तो ये तो हमारा ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा भाग डी का सॉल्यूशन। अब चलिए हम भाग ई को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, भाग ई में हमसे क्या कहा गया है कि 10,000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर। तो सबसे पहले इसमें जो हमें मूलधन दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो ये हमें 10,000 रुपए दिया है। इसके अलावा जो रेट है ये हमें दिया गया है 8% वार्षिक, और जो टाइम है ये हमें 1 वर्ष दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि जो रेट होता है इसको आधा करते हैं। तो ये 8 है, इसमें 2 से भाग कर देंगे तो आधा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4%, ठीक है। और जो टाइम है इसको दुगुना करेंगे तो 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 वर्ष, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कुल राशि ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए सूत्र होता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे में 100 की घात N। अब इसमें मान रखेंगे तो P हमारा है 10,000
ब्रैकेट में ये 1 प्लस r कितना है, ये है 4% बटे में ये 100 घात n की जगह पर 2। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 एज इट इज। ब्रैकेट में ये हमारा सबसे पहले कटेगा 4 के पहाड़े से, 4 एकम 4 और ये 25। तो हमारे पास क्या बच रहा है, ये 4 एकम 4 हो गया और ये 25। अब देखिए ये बच रहा है हमारा 1 प्लस 1 बटे 25। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले 25 का 1 से गुणा करते हैं तो 25 एकम 25 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 26 बटे में 25 घात 2। अब क्या करेंगे, इसको तो उतारेंगे एज इट इज और 26 बटे 25 की घात 2 है, इसका मतलब ये 2 बार लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको 2 बार लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखिए आगे करते हैं तो सबसे पहले हमारा ये दोनों 25 के पहाड़े से कटेंगे। 25 एकम 25 ये हो जाएगा 25 चौके 100, ये 2 जीरो यहाँ पर आ गया यानी 400 बार में। अब ये दोनों भी 25 के पहाड़े से कटेंगे, 25 एकम 25 और ये हमारा 25 के पहाड़े से कितनी बार में कटेगा, 16 बार में, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच रहा है, ये बच रहा है 16 गुणा ये 26 गुणा 26। तो अब जब आप इन तीनों का गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 10,816 रुपए, यानी कि यही हमारा अमाउंट यानी कुल राशि है, ठीक है। तो ये तो हमने 10,816 रुपए कुल राशि निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर हम बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज। इसके लिए क्या करते हैं, अमाउंट में से मूलधन को यानी कि प्रिंसिपल को घटा देते हैं। तो अमाउंट हमारा है 10,816 रुपए, इसमें से मूलधन यानी 10,000 रुपए को घटा देंगे तो ये बच जाएगा 816 रुपए, ठीक है। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 816 रुपए है और कुल राशि 10,816 रुपए है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भाग ई का सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 1 के भाग सी, डी और ई का सॉल्यूशन कंप्लीट किया इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।